हर हर महादेव साथियों। आज हम लोग विवाह के योग को देखना सीखेंगे कि कब मनुष्य का विवाह होगा, किस दिशा में मनुष्य का विवाह होगा। ये हम कुंडली को देख करके कैसे पता कर सकते हैं, आज हम लोग इसी को सीखेंगे। पूर्व में ही कुछ कुंडलियां मेरे पास ऐसी आई थी जो मेरे जजमान थे और उन्होंने विवाह को लेकर के प्रश्न किया था, और जो मैंने उन्हें कहा था उस समय उनके विवाह को लेकर के वो 100% घटित हुआ। इसीलिए मैं उन्हीं की कुंडली का उदाहरण लूंगा। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं विवाह को लेकर के, आती रहती हैं, लेकिन मैंने इन दो कुंडलियों को चुना है जिसमें से एक का विवाह होने वाला है और एक का विवाह हो चुका है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि विवाह कब होता है, किस दशा में विवाह होता है, विवाह के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए। अगर आपने ये देख लिया तो विवाह कब होगा ये आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले विवाह के लिए जिम्मेदार होता है सप्तम भाव, कुंडली का 7वां घर, ये वाला भाव। तदोपरांत सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी, जैसे कि इस कुंडली में सप्तम में चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि, तो चंद्रमा की राशि होने के कारण वहां के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा हुए। तीसरा, शुक्र नैसर्गिक कारक है विवाह के। शुक्र का सप्तमे से संबंध बने ना बने, अकेला ही अगर शुक्र दशा में आ गया तो वो भी विवाह करवा देता है। तत्पश्चात क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं तो शुक्र से सप्तम का भी विचार किया जाएगा। जैसे बृहस्पति संतान के कारक है, तो जब हम संतान की बात करेंगे तो बृहस्पति से पंचम देखेंगे। कारक से उस भाव को भी देखना चाहिए। जैसे हम मानसिक सुख शांति की बात करेंगे तो मानसिक सुख शांति के कारक चंद्रमा है और चतुर्थ भाव है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव भी उसके लिए देखा जाएगा। तो इसी तरीके से कारक से भी तत्संबंधी भाव देखना चाहिए। इसके बाद हम सप्तम के पद का विचार करेंगे। जो जैमिनी मुनि का सूत्र है, पद पद की बहुत महत्वपूर्णता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं तो कई बार मेरे पास भी लोग आए कि आचार्य जी मेरा तो ना तो सप्तमेश की दशा थी, ना सप्तम भाव की दशा थी, ना शुक्र की दशा थी, फिर मेरा विवाह कैसे हो गया? तो सप्तम पद वास्तविक चीज को दर्शाता है। तो सप्तम का पद कैसे देखा जाएगा? हर भाव का पद निकालने की एक विधि होती है कि सबसे पहले अगर हमें सप्तम का पद निकालना है तो सप्तम का मालिक अपने घर से कितने दूर गया है। तो यहाँ पे देखिए, सप्तम का मालिक अपने से 9वां गया है। तो अब जहां पे सप्तम का मालिक गया है वहां से 9 घर हम आगे और चले जाएंगे, क्योंकि सप्तमेश अपने से 9वें गया। तो अब वहां से अगर हम 9 घर आगे जाएंगे तो एकादश भाव में सप्तम भाव का पद बनेगा, 11वें घर में सप्तम भाव का पद बनेगा। इसको भी हम विचार करते हैं। और पाराशर जी का जो सूत्र है, भावात भावम, यानी कि सप्तम से सप्तम, यानी कि लग्न भी विवाह के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए, सप्तमेश के नक्षत्र में बैठे ग्रह, यहां पे जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, सप्तमेश कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होंगे वो भी विवाह करवा सकते हैं अपनी दशांतर दशा में। तदोपरांत शुक्र के नक्षत्र में बैठा ग्रह, जो ग्रह शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा वो भी विवाह करवा सकता है। और उसके बाद देखिए, सप्तमेश और शुक्र जिसकी राशि में हो उनके स्वामी की दशा भी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सप्तमेश किसकी राशि में है, तो यहाँ पे सप्तमेश है बृहस्पति की राशि में। सप्तमेश कहाँ गया है? बृहस्पति की राशि में है। और देखिए, सप्तमेश और तृतीय भाव का क्या है? भाव परिवर्तन भी है। दोनों एक दूसरी की राशि में बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन भी है। इसके बाद देखिए, नवमांश की भी महत्वपूर्णता बहुत अधिक है और गोचर की भी महत्वपूर्णता बहुत अधिक है। लेकिन अगर मैं इसको भी आपको समझाने बैठ जाऊं तो ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चला जाएगा। और अमूमन कई सारे लोगों को नॉर्मल बेसिक ज्योतिष आता है, उनको षोडश वर्ग के बारे में और गोचर के बारे में बहुत कम ध्यान रहता है। तो अगर मैंने ये भी आप लोगों को बताया
तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 10 चीज आपको बता दी विवाह को देखने के लिए, अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि 10 चीजों को देखे। अगर मैं आपको अनुभव से बताऊं तो शुरू के 3 चीज में ही आपको विवाह के घटना के विषय में पता चल जाएगा। सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र। बहुत बिरला ही कुंडलियों में जब बहुत समय तक सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र की दशा ना हो, तब हम लोग पद की तरफ जाते हैं। शुक्र से सप्तम जाते हैं, सप्तम पद में जाते हैं, सप्तमेश के नक्षत्र में बैठे ग्रह, शुक्र के नक्षत्र में बैठे ग्रह, यहां तक जाते हैं। अमूमन आपको सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र शुरू के जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट में ही आपको विवाह के योग को देखने को मिल जाएगा। और उसका मैं यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, 3 चीजों पे आपने विवाह के लिए ज्यादा कर फोकस रखना है। सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, इन तीनों में ही आपको योग दिख जाएंगे। बाकी के बचे जो 6 हैं, बिरला ही उनमें जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको इतनी गणना नहीं भी आती है, पद निकालना नहीं आता है, नक्षत्र निकालना नहीं आता है, तो इसमें कोई घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरे बहुत पुराने जजमान हैं, कम से कम 11-12 साल पूर्व से ही इनसे मेरा परिचय रहा। बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद इनका भी मुझे मिला, क्योंकि अभी मैं जिस क्षेत्र में हूं वर्तमान में, देहरादून में, तो यहां बसने में इनका बहुत सहयोग रहा, बहुत इन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। तो ये अपने पुत्र के विवाह को लेकर के बहुत चिंतित थे। कम से कम नहीं भी तो ये 2018-19 से अपने पुत्र के विवाह के लिए परेशान थे। बहुत जगह ये लोग गए और आस्थावान हैं तो जगह जगह ये लोग गए। बहुत सारे जो आजकल आपने देखा होगा, कुछ कुछ तो ज्योतिष का गलत फायदा भी उठाते हैं कि देखते कि भाई पीड़ित हमारे सामने आ रखा है, अमीर आदमी है तो जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो। तो खूब जम करके ये लुटे भी बेचारे, बहुत इनका पैसा खर्च हुआ। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि मैं उपचार बहुत ही रेयर केसेस में कराता हूं। मतलब लोग जैसे हर बार के लिए पूजा पाठ इत्यादि कर देते हैं, अच्छी बातें कराना चाहिए, लेकिन मैं ज्योतिष पे विश्वास रखता हूं और मुझे यह पता है कि जिस समय जो घटना निर्धारित है वो उसी समय पे होगी, उससे पूर्व नहीं हो सकती। मैंने इनको 2020 में भी ये बात बोली थी कि 2024 में आपके पुत्र का विवाह हो जाएगा और तुरंत होगा। 2024 लगते ही तुरंत होगा। लेकिन इनके पेशेंस नहीं था थोड़ा सा इनका, तो ये फिर कि नहीं 2020 तो बहुत लेट हो जाएगा, 91 का जन्म है, इतना समय निकल गया, ये हो गया वो हो गया, ये फिर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। फिर मंगल आ गए। अच्छा, मंगल का जो है, मंगल तो विवाह के लिए कारक भी है, क्योंकि सप्तम का पद उन्हीं की तो राशि में बन रहा है, वृश्चिक राशि में ही तो सप्तम का पद बन रहा है। लेकिन शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और राहु केतु से पीड़ित हैं, ठीक है। चंद्रमा भी योग बना सकते थे, क्योंकि भाई सूर्य, मंगल से पहले चंद्रमा का योग आया था, लेकिन चंद्रमा भी योग नहीं बना पाए, द्विस्वभाव राशि में बैठे, राशि परिवर्तन था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी बच गए। फिर इन्होंने 2023 में फिर अपने घर में एक पूजा करवाई। उस पूजा में इन्होंने मुझे ही नियुक्त किया था और मैंने इनको फिर से कहा। अच्छा, 2023 तक ये थोड़ा गिव अप भी कर चुके थे कि भाई अब तो मुश्किल है। मैंने कहा था 2024 में इनका विवाह होगा और तुरंत रिश्ता जुड़ेगा और एकदम से शादी भी हो जाएगी। अब राहु चल रहा है, तो राहु जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनको पता है कि राहु क्या करता है, इंसान को इतना भगा देता है कि इंसान फिर प्रयत्न करना छोड़ देता है, थोड़ा निराश हो जाता है। ठीक है, समय बीता, 2023 में पूजा वगैरह सब हुई। 2024 में अप्रैल का समय आया।
अप्रैल का समय आते ही इनकी सगाई हो जाती है। जैसे ही सगाई होती है तो दूल्हे की माताजी को याद आता है कि पीयूष पंडित जी ने कहा था कि 24 में शादी होगी। इन्होंने मुझे फोन घुमाया कि बेटा तुम्हारी बोली हुई चीज तो सत्य हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा कि अभी जो है पौड़ी से इनका विवाह तय हुआ है और 2000 मतलब 24 की बात है कि पौड़ी से इनका विवाह तय हुआ है, अप्रैल में सगाई हुई है और मई में इनको तुरंत शादी भी करनी है। और इन्होंने कहा आप ही इस विवाह में रहोगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि 2024 में इनका विवाह होगा, चटमंगनी पट विवाह? क्योंकि देखिए देवगुरु, देखिए पहले तो दशा क्या है, शुक्र की है। शुक्र स्वग्रही होकर के प्रेम भाव में बैठा हुआ है, थोड़ा कम अंशों का है ना, लेकिन फिर भी 7 अंश बहुत है। अब स्थिर राशि में बैठा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा चर स्थिर द्विस्वभाव की राशियों का प्रयोग चर राशि में बैठा ग्रह तुरंत फल देता है, स्थिर राशि में बैठा ग्रह थोड़ा लेट फल देता है। तो शुक्र को यहां पे अपना एक सहयोगी चाहिए था। एक तो कारक तो पहले से ही सक्रिय थे क्योंकि शुक्र की दशा तो बहुत पूर्व में लग गई थी। 24 में सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति की दशा, देखिए मैंने यहां पे सप्तम भाव की चर्चा की थी, तो शुक्र भी सक्रिय हो गया और सप्तम भाव भी सक्रिय हो गया, तो सप्तम भाव को बहुत ज्यादा बल मिल गया। अब देखिए यहां पे सप्तम भाव का मतलब क्या है कि सप्तम भाव में बैठा हर ग्रह शादी नहीं करवाएगा भाई। स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो नीच का होकर के बैठा है, शत्रु क्षेत्री होकर के बैठा हुआ है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो वो विवाह नहीं करवाएगा, फिर वो और दिक्कत समस्या देगा। पर अगर ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है वो विवाह करवाएगा। इसलिए बृहस्पति यहाँ पे विवाह के कारक बने। दूसरी चीज क्या है, देखिए अड़चन रुकावट दिक्कत समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि जो शनि है, शनि की सप्तम में दृष्टि जा रही है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शनि की सप्तम में दृष्टि जाए तो विवाह विलंब से होता है, विलंब से करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है कि सप्तम में शनि की दृष्टि पड़ रही है, विवाह किया और अधिक समय तक नहीं चल पाया, या फिर रो रो करके विवाह को चला रहे हैं। इसलिए अगर शनि की दशा में विवाह हुआ है, विवाह विलंब से हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये वर्तमान में जहां पे निवास करते थे, शुक्र देखिए दक्षिण दिशा की राशि में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? दक्षिण दिशा की राशि में बैठा हुआ है। तो जहां देखिए जहां इन्होंने विवाह किया वो दक्षिण की तरफ इनके घर से पड़ता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं। देखिए वैसे तो सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो या विवाह करवाने वाला, जैसे बृहस्पति विवाह करवाने वाला इनका ग्रह हुआ, वो जिस राशि में बैठा हो, लेकिन मैंने जो अनुभव किया, अब सप्तमेश तो इनका उत्तर दिशा की राशि में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में भी जो विवाह करवाने वाला ग्रह है वो उत्तर दिशा की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन इनकी शादी हुई शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ है उस दिशा से। और अभी जो सेकंड कुंडली हम लोग देखेंगे उसमें भी जो शुक्र कारक बना उसके कारण से जो है वहां पे उस दिशा से विवाह हुआ। यानी कि हमें यह देखना चाहिए कि लड़के की कुंडली के लिए स्पेशली कि शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से संबंधित दिशा में, या शुक्र अगर महादशा में है तो शुक्र की दिशा से भी विवाह हो सकता है, क्योंकि शुक्र महादशा में है तो शुक्र पावरफुल है और शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट है। तो वैसे अगर मैं प्रॉपर अगर बात करूं, इनके घर से जब मैंने मैप ग्रिड करके देखा तो कन्या का जो घर है वो साउथ ईस्ट में ही पड़ रहा था, शुक्र की दिशा में ही पड़ रहा था और दक्षिण से संबंधित था, तो इसलिए साउथ ईस्ट में वहां पे शादी हो गई। तो ये तो रहा कि भाई उच्च का ग्रह सक्रिय हुआ 2024 में, चर राशि में बैठा था, शुक्र पहले से ही सक्रिय था महादशा में, इसीलिए ये विवाह हो गया। ये तो रहा पूर्व में जो मैंने भविष्यवाणी की थी। अच्छा, दूसरी एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताता हूं। जब इनका
विवाह हुआ था, विवाह के समय पे मैंने इनकी कुंडली देखी थी और इनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो मैंने इनको ये बात भी स्पष्ट बोली थी कि आपकी पहली संतान जो है वो, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्योतिषीय आधार पे कन्या होगी, ये मैंने इनको बोला था और इनकी पहली संतान कन्या ही हुई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये है दूसरी कुंडली। ये जिनकी कुंडली है उनकी माता जी का मेरे प्रति बहुत प्रेम भाव है अपने बालक की तरह, और मुझे भी उनका बहुत मातृत्व प्राप्त हुआ और काफी सहयोग उनका रहा वर्तमान समय में, और मुझे भी रहा, उनका भी रहा, और बहुत आशीर्वाद उनका रहा मेरे ऊपर। तो ये 2023 से परेशान थी कि पीयूष बेटा, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि आप क्यों व्यर्थ टेंशन ले रहे हैं, आपके बेटी की शादी 2026 में होगी। ये मैंने पहले ही इनको बोल दिया था। और अभी दिसंबर में इनकी शादी है और वहां भी मैं ही पंडित हूं, वहां भी मैं ही विवाह करवाने जाऊंगा। हालांकि उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग करना है हमारे उत्तराखंड में ही, तो मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो ही लोग उत्तराखंड आएंगे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो 2023 में मुझे पता था कि भाई बुध चल रहा है। अगर हम सप्तम का पद देखेंगे तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ गया तो पद बनेगा सप्तम में। अब दूसरा नियम यह भी है कि अपने घर में और अपने से सप्तम में पद नहीं बनता, अपने घर में अपने से सप्तम में पद नहीं बनता। तो अब क्या करेंगे, सप्तम में पद बना तो सप्तम से दसम स्थान में जाएंगे तो वो बनेगा वापस से दसम ही स्थान, यानी कि सप्तम का पद चतुर्थ में बनेगा, चौथे में बन सकता है, 10वें में बन सकता है, अपने और अपने से 7वें में नहीं बनता। तो यहां पे आप देखिए कि बुध का कोई वैसा संपर्क नहीं है विवाह के लिए। शुक्र के साथ बैठे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन 27 अंश पे जाकर के उनकी जो अवस्था है वो अवस्था भी वृद्ध अवस्था हो गई है। वैसे अगर आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे तो वहां पे 0 से 3 डिग्री और 27 से 30 डिग्री के ग्रहों का उतना महत्व नहीं होता एक किस्म से। और दूसरी चीज क्या है, वो नीचगामी भी हैं, अपनी नीच राशि की ओर जा रहे हैं। तदोपरांत केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम पहले से ही सप्तमेश नीच के हैं। तो मैंने सिर्फ इस आधार पे इनको कहा, क्योंकि शुक्र की दशा आ रही थी, लग्नेश होकर के शुक्र जो है पंचम में बैठे थे और शनि के घर में होने के कारण, क्योंकि महादशा शनि की है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि शुक्र जिसकी राशि में होगा, देखिए मैंने यहां पे क्या कहा था, यहां पे मैंने आपको बताया था सप्तमेश और शुक्र जिसकी राशि में हो उसके स्वामी की दशा भी विवाह करवा सकती है। तो शनि की दिशा पहले से ही निर्धारित थी, क्योंकि शनि की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, बस शनि को किसी का एक साथ और चाहिए था ताकि वो सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाए और प्रबल रिजल्ट दे सके, परिणाम दे सके। तो यहां पे क्या हुआ, सप्तम भाव शुक्र जैसे ही सक्रिय हुआ, शनि के कारण भी सक्रिय हो गया और शुक्र के कारण भी सक्रिय हो गया। दो तरीके से यहाँ पे 7th भाव सक्रिय हो गया, क्योंकि एक तो कारक शनि के घर में बैठा हुआ था और दूसरा शुक्र कारक ही है विवाह के। तो दो तरीके से यहाँ पे दो योग जब सप्तम भाव से जुड़े। अच्छा, इस कुंडली में शनि योग कारक है, खराब नहीं है शनि। तुला लग्न की कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में शनि पूर्ण राजयोगकारी होते हैं। अब जैसे ही शुक्र की इनकी दशा आई तो इनका विवाह फिक्स हो गया। अब इनका विवाह कहां से फिक्स हुआ, तो वेस्ट से फिक्स हुआ, मतलब अपने घर में जहां ये रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा की ओर फिक्स हुआ। अब देखिए सप्तमेश पुनः उत्तर दिशा की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन विवाह किसकी दिशा से हुआ, जिस राशि में सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य 11वें नंबर की राशि में बैठे हैं, 11वें नंबर की राशि पश्चिम दिशा होती है,
और शनि की राशि में बैठे हैं, शनि की महादशा है, तो पश्चिम दिशा यहाँ पे भारी हो गया, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा की तो कारक है, तो इसीलिए पश्चिम से इनका विवाह हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे विवाह के कारक कौन बने, शुक्र, और शुक्र जिसकी राशि में बैठे हैं उनकी महादशा। और पहले वाले में शादी के कारक कौन बने, शुक्र, और सप्तम भाव में जो ग्रह उच्च के होकर के बैठ रखे वो ग्रह। तो मोस्टली दोनों कुंडलियों में एक ही जगह पे हमें, वैसे तो दोनों जगह पे हमने सूर्य की तीन चीज से ही, सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र, हालांकि सप्तमेश की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे विवाह के लिए, सप्तम भाव और शुक्र से ही कार्य हो गया। तो बहुत समय ऐसा होता है कि ना तो सप्तम भाव की दशा होती है, ना सप्तमेश की दशा होती है, ना शुक्र की दशा होती है ना। अभी कोई विवाह के लिए तत्पर है कि उसको भाई अभी शादी करनी है, 1-2 साल में शादी करनी है, और विवाह की दशा 5-6 साल बाद आ रही है। अगर देखिए 1-2 साल बाद आ रही है तो आप उसको बोलिए टेंशन मत लो, 1-2 साल वेट करो, हो जाएगा अपने आप। 6-7 साल बाद आ रही है, आप उसको बोलोगे, वो तो और होपलेस हो जाएगा कि हम तो आए थे कि पंडित जी कुछ बताएंगे, और पंडित जी तो यहाँ 6-7 साल टेंशन और बढ़ा दिए। तो उस स्थिति में शुक्र से सप्तम देखा जाएगा, सप्तम पद देखा जाएगा, भावत भावम देखा जाएगा, सप्तमेश के नक्षत्र में कौन बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में कौन बैठा है, सप्तमेश और शुक्र किसकी राशि में, उनके स्वामी कौन है, उनकी दशा कब आएगी, और इनसे भी जब योग ना बने तब गोचर और नवमांश की तरफ तब जाया जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मोस्टली केसेस, अभी भी मैंने एक शादी करवाई, विवाह करवाया, इंस्टाग्राम पे मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसमें भी मैंने सप्तम और शुक्र, मतलब मोस्टली केसेस में आपको ये तीन ग्रह ही दिखेंगे, ये तीन चीजें ही विवाह के लिए कारीगर है। और दशा में, दशा के स्वामी कौन है, सबसे देखिएगा महादशा के स्वामी कौन है, और शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है, या कौन से दिशा का वो आपको ज्यादा मिल रहा है, सिंबल आपको ज्यादा मिल रहा है, संकेत आपको ज्यादा मिल रहे हैं, उस दिशा से विवाह होने की संभावना रहती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था, और मैं आपसे आशा करूंगा, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, आप कुछ रिकमेंड कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ मेरे अंदर कमियां हैं जो मुझे ठीक करनी चाहिए कुंडली के विश्लेषण को लेकर के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से हम मिलेंगे एक नए केस स्टडी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। हर हर महादेव।